नमस्कार मेरे प्यारे से न्यू आप सभी का स्वागत है एम क्लासे यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली बच्चों जैक बोर्ड ने अपना जो ऑफिशियल मॉडल पेपर है केमिस्ट्री का वो जारी कर दिया है। मैं आप सभी बच्चों को इस पूरे पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब तांडव मचाने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 को नस्ते नाबूद कर देंगे। सभी बच्चे एक बार सेशन को दबाकर लाइक कर देंगे और भाई सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जो आपका है समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। जो आपका एनुअल एग्जाम होगा समय रहेगा 3 घंटे का। 70 नंबर का आपका भाई एग्जाम लिया जाएगा। कुछ आपके लिए सामान्य निर्देश दिए हुए हैं, इनको भी आप अच्छे से भाई रीड कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है भाई महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए होने वाली है। हम डायरेक्ट बात करते हैं सेक्शन ए यानी कि खंड ए की। और हम सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा ध्यान से। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 4 ग्राम NaOH 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित है। विलयन की मोलरता होगी। मोलरिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ NaOH इन 2 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज। तो देखिए यहाँ पर 2 लीटर आपको वॉल्यूम दी गई है ना। वॉल्यूम यहाँ पर कितनी दी गई है, 2 लीटर दी हुई है। और आपको 40 ग्राम दिया हुआ है NaOH। तो हमको क्या करना है, हमको मोलरिटी पता करनी है, फाइंड करनी है मोलरिटी। ठीक है, तो मोलरिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, मोल्स होते हैं, है ना। और जो लीटर होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर वॉल्यूम होता है। तो हमारे पास लीटर है यानी कि 2 लीटर है, लेकिन हमारे पास मोल नहीं है। तो सबसे पहले हमको मोल निकालने पड़ेंगे। मोल कैसे निकालेंगे कि हमको मोल निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए कि हमको जो ग्राम में मात्रा दी हुई है, अमाउंट ऑफ ग्राम, और यहाँ पर जो भी मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसका जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट हमको यहाँ पता होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए 40 ग्राम हमको दिया हुआ है। अब हमको क्या पता करना है, इसका मॉलिक्यूलर जो वेट है। तो NaOH का देखिए जो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, एन सोडियम का होता है 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कितना हो जाता है ये, तो ये 40 हो जाता है। कितना हो जाता है, 40। तो यहाँ पर हमको 40 का 40 भाग देंगे तो हमको 1 आएगा। तो मोल यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे 1। कितने आ जाएंगे यहाँ पर, 1 मोल आ जाएगा। तो अब हमको क्या करना है कि इस 1 में 2 का भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0.5 एम। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। 0.5 एम इसका आंसर हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर 0.5 एम हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2CH3Br प्लस 2 सोडियम ड्राई ईथर यहाँ पर प्रेजेंस है। और यहाँ पर देखिए ये एथेन बन रहा है। क्या बन रहा है, ये एथेन यहाँ बन रहा है, प्लस 2 सोडियम Br यानी कि सोडियम ब्रोमाइड यहाँ बन रहा है। तो देखिए ये इस रिएक्शन के बारे में पूछा गया कि ये कौन सी रिएक्शन है, फ्रीडेल क्राफ्ट है, वुड्स फिटिक अभिक्रिया है, या वुड्स फिटिक अभिक्रिया। फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखिए ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन यहाँ पर हो जाती है वुड्स रिएक्शन। क्या हो जाती है, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एल्केन होता है। अगर ये वुड्स फिटिक होती तो वुड्स फिटिक में क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ CH3Br है, तो इसके साथ में क्या होता है, यहाँ पर ये बेंजीन होती और इसके साथ एक Br लगा होता। तो ये होती वुड्स फिटिक होती। और फिटिक होती तो उसके लिए फिर दो एनिलीन, सॉरी, यहाँ पर बेंजीन ब्रोमाइड यहाँ होता और इसके दो मॉलिक्यूल होते। तो ये इस तरह से हो जाती। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाता है वुड्स रिएक्शन, यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन है, when aqueous solution of NaCl is electrolyzed, the product obtained at cathode। NaCl की जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर प्राप्त होता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड का क्या कराते हैं, यहाँ पर जलीय वैद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं, तो क्या होगा, जो कैथोड है यानी कि एनोड और कैथोड बनेंगे। तो जो कैथोड है वहां पर क्या होगा, वहां पर हाइड्रोजन गैस
रिलीज होगी। क्यों? क्योंकि देखिए सोडियम जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला है ना? सोडियम से इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे वो हाइड्रोजन गेन करेगा। तो हाइड्रोजन का क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होने वाला है। क्या होने वाला है? रिडक्शन। जो कैथोड होता है यहाँ पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। ठीक है? ये इसका आंसर हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हो जाता है जिंक। जिंक संक्रमण तत्व नहीं है, हालांकि ये डी ब्लॉक का है, लेकिन संक्रमण तत्व नहीं है क्योंकि इसका जो D10, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है D10 होता है। इसको हम संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट तब कहेंगे जब इसकी जो ऑक्सीजन स्टेट हो वो ट्रांजिशन हो, चेंज होती हो, लेकिन यहाँ पर D10 है, कंप्लीट है। ठीक है? अगर ये इनकम्प्लीट होती तो इसको हम कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ये रिएक्शन आपको दी हुई है CH3CH2Br या फिर एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन। इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराई है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम ए, और आपको बताना है कि ए क्या है यहाँ पर। देखिए अगर हम यहाँ पर ये अल्कोहलिक KOH है या डाइल्यूट हम KOH लेते तो कुछ और प्रोडक्ट बनने वाला था, लेकिन यहाँ पर अल्कोहल लिया हुआ है। तो अल्कोहल जब लिया जाता है तो यहाँ पर एथीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? एथीन का। और यहाँ पर सेजेफ रूप लगता है अगर यहाँ पर असिमेट्रिक क्या होती है, यहाँ पर ब्रोमाइड होता है, यानी एल्किल ब्रोमाइड होता है तब। लेकिन यहाँ पर सिंपली एथीन बनने वाला है। अगर यहाँ पर डाइल्यूट KOH होता तो यहाँ पर क्या बनता? यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनता, एथेनॉल बन जाता। लेकिन फिलहाल इसका आंसर क्या है? एथीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? एथीन हो जाता है। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन। ये सिक्स क्वेश्चन क्या कहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय। विलयन का परासरण दाब बढ़ाया जा सकता है। इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, डिक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ द वेसल, और डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो विलयन का जो परासरण दाब है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, वाटर जो है निकल जाता है। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या आता है। सेवन क्वेश्चन है। सेवन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज एज। विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब, कब वृद्धि होती है? डायल्यूशन इंक्रीज होने से, टेम्परेचर इंक्रीज होने से, डायल्यूशन डिक्रीज होने से, नन ऑफ अबाउ इज करेक्ट। तनुता में वृद्धि होने से, तापमान में वृद्धि होती है, तनुता में कमी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम डायल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो क्या होगी? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस इज कलरलेस। इनमें से किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होगा? देखिए यहाँ पर जो स्कैंडियम है इसका जो जलीय विलयन है वो रंगहीन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जो कि देखिए इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम बात करें तो ये 4s2d1 होता है। अगर ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन दे देता है तो 4s में 0 है और d में भी 0 है, तो इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो टाइटेनियम है, टाइटेनियम का होता है 4s2d2। तो अगर इसके पास 30 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो भी इसके पास एक बच जाता है। इसी तरह से बात करें तो वेनेडियम के पास D3 होता है। अगर ये चला, इस पे से 30 इलेक्ट्रॉन चले भी जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये D2 की फॉर्म में रहता है। और यहाँ अगर बात करें तो D4 होता है, ये अपना दे देता है, तो इसके पास D3। सभी के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे लेकिन स्कैंडियम के पास नहीं रहेंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो कलर भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन केस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। द स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन। अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। यह तथ्य किस नियम के अनुसार है ना? तो ये कौन सा रूल है जो ये बताता है? हेनरी का रूल बताता है, आर्रहनेस रूल बताता है, राउल्ट्स लॉ बताता है, ऑस्वाल्ड रूल बताता है। इसका आंसर होता है राउल्ट्स रूल। जो राउल्ट साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था कि जो अवाष्पशील विलय रखने वाले विलयन है, मतलब जिनमें ऐसे विलयन जिनमें एवास्पिस, या हम बात करें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होते हैं, है ना? उनमें उनका जो वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन है वो विलय के मोल अंश के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ पर आर
FLP, है ना? ये किसके समानुपाती होता है? ये समानुपाती होता है मोल अंश के। x को हम मोल अंश से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये किसका रूल था? ये राउल्स का रूल था, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? EMF ऑफ अ सेल विद निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। यहाँ पर हमको क्या दिए हुए हैं? ये ई नॉट दिए हुए हैं, -0.25 वोल्ट है, और ये कॉपर के लिए है 0.34, ठीक है? और देखो इसका आंसर हमको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले इसको हमको यहाँ बात कर रहा, देखिए यहाँ पर जो निकल है, निकल का यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, अपचयन विभव दिया हुआ है, लेकिन अगर रिएक्शन की बात करें तो निकल यहाँ पर क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मीन ये एनोड पर होता है, ठीक है? और बात करें जो कॉपर है, कॉपर 2+ से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में चेंज हो जाता है, तो इसका क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या होता है? रिडक्शन होता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर एक तरह से रिडक्शन शो कर रखा है, तो अगर हमको ऑक्सीडेशन शो करना है तो यहाँ पर इस तरह से शो करेंगे, निकल ये 2+, तो इसका जो ये माइनस चिन्ह है, नेगेटिव साइन है, ये यहाँ पर प्लस में चेंज हो जाएगा, ये 25 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ प्लस आ जाएगा। और अब अगर हम बात करें, यहाँ पर हमको क्या करना है? EMF पता करना है। तो देखिए इसका जो EMF है वो क्या हो जाता है? यहाँ पर EMF की बात करें तो ये हो जाएगा E नॉट एनोड प्लस E नॉट कैथोड, ठीक है? ये इसका आंसर यहाँ से हम निकाल सकते हैं। देखिए EMF, ये सब देखिए। अब जो ये कैथोड है, कैथोड के लिए हमको पहले से दिया हुआ है 0.34 वोल्ट प्लस यहाँ पर हमारे पास ये आ गया है 0.25 वोल्ट। अब हमको इसको ऐड करना है, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.59 वोल्ट, ठीक है? ये आंसर है, तो इसका जो ए आंसर है वो सही हो जाता है इस तरह से। तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको इस तरह से दिया जाता है तो आपको ये इसको चिन्ह को चेंज करके हम इसको जो रियल वैल्यू है पता कर सकते हैं। एग्जामिनर ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+। जो कॉपर 2+ है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 2+ का याद रखना, 2 इलेक्ट्रॉन इसने खो दिए हैं, यानी कि दे दिए गए हैं। जो कॉपर होता है इसका 3d9 होता है ना? और इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो Cu2+ में अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाता है, इलेक्ट्रॉनिकनेस ऑर्गन हो जाता है 3d9 4s0, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस डिपेंड ऑन। विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की, वो किस पर डिपेंड करती है? साइज ऑफ द पार्टिकल्स, नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स, नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, कणों के आकार पर, विलायक की प्रकृति पर, कणों की संख्या पर, या कणों की प्रकृति पर। तो यहाँ पर ये क्या है? कणों की संख्या पर, यानी कि जो सोल्यूट है या विलय है उसके पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है कि उसके मार्क, उसके जो पार्टिकल्स के नंबर्स कितने हैं, ठीक है? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। फॉर द हाफ सेल रिएक्शन, है ना? ये हाफ सेल रिएक्शन है। यहाँ पर Ag+ है, इलेक्ट्रॉन लेकर ये रिडक्शन हो रहा है। इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन, ठीक है? रिडक्शन हो रहा है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट 298 केल्विन विल बी गिवन। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 0.10 कंसंट्रेशन दी हुई है, ई नॉट दिया हुआ है 0.80 वोल्ट, ठीक है? तो अब हमको क्या पता करना है? हमको इसका हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये हमको पता करना है इसका EMF, ठीक है? देखिए 298 केल्विन ताप पर दिए गए समीकरण है, तो अर्थ सेल अब गिरे अपचयन विभव होगा। ये अपचयन विभव हमको यहाँ पता करना है, तो ये अब हम पता करते हैं, ठीक है? देखिए किस तरह से इसको पता करना है। इसके पता करने की बात करते हैं। तो ये हमको ना नैनर से जो इक्वेशन है उससे हमको पता करना होता है, जो कि क्या होता है? देखिए ये ई नॉट होता है और ये माइनस आता है। यहाँ पर जो आता है
वो होता है 0.593। यहाँ पर n होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। और यहाँ पर देखिए लॉग 10 जो कि नेचुरल होता है। यहाँ पर कैथोड होता है और यहाँ एनोड होता है। जनरली यहाँ एनोड होता है और यहाँ कैथोड होता है, ठीक है। बाकी यहाँ प्रोडक्ट होता है। और बात करें तो इधर यहाँ हम प्रोडक्ट लिखते हैं, ऊपर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होती है, यहाँ रिएक्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करते हैं हम, ये नेस्ट इक्वेशन का यूज करते हैं फॉर्मूला। उसके बाद बात करें तो देखिए यहाँ पर हमारे हमको जो ये सिंगल रिएक्शन दी हुई है और यहाँ पर रिएक्टेंट के बारे में स्पेशली कंसंट्रेशन Ag प्लस की हमारे पास कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट के बारे में कुछ है नहीं। तो हम डायरेक्टली इसको इस फॉर्मूले का अगर यूज करें तो यहाँ पर देखिए ई नोट हमको दिया हुआ है, ई नोट ये रहा 0.1 m हमको ई नोट दिया हुआ है, माइनस 0.59, ठीक है, 3। उसके बाद बात करें यहाँ पर इसको हम अप्रोक्सीमेटली 6 में मान सकते हैं। अगर n है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा है तो Ag प्लस ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गेन किया है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। फिर देखिए लॉग जो 10 है वो हम पता करें, इसकी हमको कंसंट्रेशन दी हुई है Ag प्लस की, ये रिएक्टेंट है यहाँ पर। Ag प्लस की हमको कंसंट्रेशन दी हुई है 0.80, कितनी दी हुई है 0.80 हमको यहाँ कंसंट्रेशन दी हुई है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर हम इस तरह से 0.80 कंसंट्रेशन कर सकते हैं। तो जब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं यहाँ से इस तरह से, तो सॉल्यूशन करने के बाद देखिए हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.741। ये अगर आप इसको करोगे log 10 यहाँ से निकालना है हमको, इस कंसंट्रेशन से निकालने के बाद तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखना ये आपको दिया हुआ है, ये ई नोट का मान है, ठीक है। यहाँ एक सेकेंड इसको ठीक करते हैं, ये 0.1 यहाँ पर आ जाता है 0.80, ठीक है। अब ठीक है ये, है ना। और यहाँ आ जाता है, यहाँ पर 0.1 आएगा, क्या आएगा 0.1, ये कंसंट्रेशन आ गई, है ना। तो अब इसको जब हम इधर करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। log 10 का मान 1 होता है, तो जो 1 होता है इस तरह से हम देखिए निकाल सकते हैं 0.80 माइनस यहाँ पर 0.593 रहेगा, तो उससे हम निकालेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। हमारा जो आंसर है वो ये रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यूटेन टू ऑल इज, ब्यूटेन टू ऑल है। तो अगर हम बात करें देखिए इस तरह से, ये CH2 CH, यहाँ OH है, ये CH3, तो ये स्ट्रक्चर है। तो भाई हम पूछा गया कि ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है या डाइहाइड्रिक अल्कोहल, तो डाइहाइड्रिक तो है ही नहीं, 2OH तो है ही नहीं, है ना। यहाँ पर ये सेकेंडरी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा है सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिनोल दिया हुआ है C2H5, यानी कि ये एथिल आयोडाइड है, और एनहाइड्रस लिया हुआ है, एल्कोहल है, और ये एथोक्साइड आयन, ये क्या है एथोक्साइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराई गई तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट बनता है ए। तो व्हाट इज ए, तो यहाँ पर देखिए ए क्या है, तो ए यहाँ पर ये हो जाता है, ये हो जाता है एथोक्सी बेंजीन। क्या हो जाता है ये एथोक्सी बेंजीन यहाँ पर हो जाता है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the rate constant for a reaction is k 1.5 into 10 to the power minus 3 second inverse, what is the order of reaction, है ना। यदि किसी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको दिया हुआ है और उसकी इकाई है सेकंड इनवर्स, तो अभिक्रिया की कोटि आपको बतानी है। देखिए हम अभिक्रिया की कोटि पता कर सकते हैं किससे, जो ये वेग कांस्टेंट है इसके यूनिट से, इसकी यूनिट से हम पता कर सकते हैं। देखिए जो शून्य कोटि होती है इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होती है। जो
प्रथम कोटि या फिर फर्स्ट ऑर्डर होता है, इसकी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, वो सेकंड इनवर्स होती है। तो इससे हमको आंसर पता तो चल ही जाता है फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद बात करें तो ये जो द्वितीय कोटि है या सेकेंडरी ऑर्डर है, ये हम हमारे पास क्या आता है, ये होता है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये इस तरह से हम बता सकते हैं। यहाँ पर जो यूनिट अगर हमको दी हुई है तो हम ऑर्डर भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शो द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा आयन सबसे अधिक चुंबकीय आघूर्ण दिखाता है। तो इसके लिए मैग्नेटिक जो मोमेंट है उसका फॉर्मूला होता है एन, n+2 होता है। और n क्या पर है, यहाँ पर n का मीनिंग यहाँ पर है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में शो करता है। अब यहाँ हमको देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसका ज्यादा हो गए, वहां पर उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो ज्यादा होगा। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन का जो यहाँ पर एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है, ठीक है। अगर क्रोमियम है, मैग्नीज है, कोबाल्ट, इन सब के बारे में बात करें तो क्रोमियम का 24 होता है, मैग्नीज का 25 होता है और कोबाल्ट का 27 होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ बात करें दोनों, यहाँ पर से मैग्नीज टू आयरन 2+ दिया हुआ है, तो इसका जो 4s2 है, 4s0 हो जाता है क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। तो इसके पास d6 बच जाता है। क्या बचता है, d6। अगर d6 को अगर हम शो करते हैं तो इस तरह से इसको शो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन क्या बजाते हैं, अनपेयर्ड है। क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर क्रोमियम की बात करें तो ये 4s0 में शो करता है, सॉरी +3 है, तो इसके पास d4 होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन जाने से ये d3 बच जाता है। तो d3 रहने के कारण इसके पास तो कितने इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, 1 2 3 रह जाते हैं, ठीक है। अगर मैग्नीज की बात करें तो मैग्नीज 5 होता है, यानी कि ये +2 शो कर रहा है तो 4s0 रहेगा और d5 रहेगा, है ना। क्या रहेगा, d5 रहने वाला है। देखिए यहाँ पर इस तरह से 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इस तरह से 5 शो करता है और जो +2 शो कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। इसके बाद फास्ट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और कोबाल्ट की बात करते हैं जो कि 27 शो कर रहा है, ये भी +2 शो कर रहा है, तो इसके पास D7 है तो इसके पास तो और भी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमके पास जो मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होता है, वो किसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर मैग्नीज का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो सबसे ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जो हमने अभी पता किया, ये इस फॉर्मूले से हम मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ही पता चल जाता है, तो ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। यहाँ पर हमको कोऑर्डिनेशन नंबर और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बतानी है, ऑक्सीजन संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसमें देखिए यहाँ पर +1 शो कर रहा है Cl2। Cl जो होता है -1 रखता है, 2 है तो -2 क्या कर दिए हैं, डिक्रीज कर दिए, है ना। तो कोबाल्ट यहाँ पर याद रखिएगा +3 की फॉर्म में है। किसकी फॉर्म में, +3 की। तो यहाँ पर +3 दो कंडीशन में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन +2 वाले कैंसिल हो जाते हैं। अब बात करें जो एथिन डाइमीन है, द्विधातु डाइडेंटिक लिगेंड होता है। डाइडेंटिक लिगेंड मतलब ये क्या होता है, देखिए इस तरह से होता है CH2NH2। यहाँ पर ये CH2NH2, तो ये नाइट्रोजन 2 है, क्या अपना लोन पेयर दे सकता है, तो ये लिगेंड के। तो दो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो एक ये दो कोऑर्डिनेशन नंबर शो करता है। अगर इसके दो नंबर हैं तो ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर ये हो गए और 2 क्लोरीन के, तो टोटल 4+2 यानी कि 6। तो इसका आंसर क्या होता है, 6 एंड 3, +3 क्या हो जाएगा आंसर, +3 क्या है, इसकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन स्टेट है और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ध्रुवण समावता शो करता है। ऑप्टिकली जो आइसोमेरिज्म है उसके बारे में बात हुई है यहाँ पर। ये अपने आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही है ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन में ऑप्शंस एक बार देखिएगा।
यहाँ पर अमोनिया है तो अमोनिया 6 है कोबाल्ट के साथ, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ कोबाल्ट के साथ क्या है, अमोनिया इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये भी अमोनिया है, यहाँ भी अमोनिया जुड़ा होता है इस तरह से, और यहाँ भी अमोनिया है। तो 6 अमोनिया यहाँ इस तरह से अटैच है, तो यहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जुड़ा नहीं होता है। लेकिन जो ये कोबाल्ट के साथ एथिलीन डाइमीन है ना, ये ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म में शो करते हैं, क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में शो करते हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या शो करेगा, एथिलीन डाइमीन जो है ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो बी इसका आंसर हो जाएगा, ना कि ये भी शो नहीं करेगा और ये भी शो नहीं करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। इसकी मिरर इमेज बनती है जहां चेंज होता है, और इसीलिए वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। फिर देखिए, द कंपाउंड फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑक्सीडेशन ऑफ एथिल बेंजीन बाय केमोनोफोर। एथिल बेंजीन देखिए यहाँ पर कहा गया है, तो एथिल बेंजीन बना लेते हैं, ये हमारा बेंजीन बन गया है। ठीक है, और इसके साथ हम एथिल जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया एथिल। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि इसका यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है KMnO4 के प्रेजेंस में। किसकी फॉर्म में हो रहा है, KMnO फॉर्म में। तो अगर KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, ऑक्सीकारक है, प्रबल ऑक्सीकारक है, इसकी फॉर्म में आप कुछ भी रख लो यहाँ पर, ये क्या बनाएगा, यहाँ पर बेंजोइक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, बेंजोइक एसिड बना देगा। ठीक है, इस तरह से, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, बेंजोइक एसिड। सिंपल रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर से आपसे ये क्वेश्चन आई है। फिर देखिए, बात करते हैं, अमोंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, इनमें से कौन सबसे ज्यादा प्रबलतम अम्ल है। देखिए, प्रबलतम अम्ल की बात यहाँ पर हो जाती है, 20 का आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो ये CH3 है, ये क्या है, यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। जितने ज्यादा एल्किल्स ग्रुप होंगे यानी CH3 ग्रुप होंगे, उतना ज्यादा इलेक्ट्रो डेंसिटी इंक्रीज होगी। अगर इलेक्ट्रो डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन है, खासकर ये यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जो हाइड्रोजन होता है यही रिलीज होता है। अब इस पर जितना ज्यादा यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे, यानी जो माइनस आई इफेक्ट होंगे, वो तो इसकी एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, लेकिन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसकी ओर भेजेंगे, जो इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो क्या करेंगे, इसकी जो एसिडिटी है उसको डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि इसी के पास नहीं है, बाकी सबके पास है, तो ये सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिड एसिड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विद जिंक HCl टू गिव हाइड्रोकार्बन। निम्नलिखित में कौन जिंक HCl से आपका अपचयन है। ठीक है, ये अपचयन है, अपचयन पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता है। यहाँ पर ये जिंक अमलगम होता है, HgO होता है, HCl की प्रेजेंस में होता है। तो देखिए, ना एथिल एसीटेट होते हैं, ना एसिड होते हैं, ना एसिटिमाइड होते हैं। यहाँ पर ये ब्यूटेन 2 ओन है। ठीक है, ये ब्यूटेन 2 ओन है, तो यहाँ पर याद रखना, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, इनका रिडक्शन होता है जिंक अमलगम एंड HCl की प्रेजेंस में होता है। इसको क्लीमेंसन रिडक्शन भी कहा जाता है। क्या कहता है, क्लीमेंसन रिडक्शन भी इसको कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाता है, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वस सॉल्यूशन अमोंग द फॉलोइंग एमीन्स, इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है वो कौन सा है, जली विलेन में, याद रखना। देखिए, इसके लिए बड़ा ही कंफ्यूजन क्वेश्चन होता है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये, लेकिन इसका आंसर हो जाता है एन एथाइल एथेन अमाइन। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए, अगर एथिल और मैथिल का थोड़ा सा झोल रहता है यहाँ पर, ठीक है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। वो कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है, कि अगर एथिल के लिए बात करें तो C2H5 है ना, यहाँ पर जो N है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये N है, ये 2 ग्रुप हो जाते हैं, ये H होता है, ये सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाता है, उसके बाद 3 डिग्री आ जाता है, C2H5, ये 3 डिग्री N,
और उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, थोड़ा सा ठीक से लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ये इस तरह से है कि C2H5 वोल्टवाइज NH, देन ये होता है इससे ज्यादा C2H5, इसका होल थ्राइस होता है एन, और फिर इससे कम होता है, देखिए कौन इससे कम होता है, वो होता है प्राइमरी एमीन, यानी कि यहाँ पर याद रखना आर के लिए हम C2H5 यूज कर रहे हैं, और इससे भी कम आता है वो होता है NH3, ये इसके लिए होता है। लेकिन अगर मैथिल यानी कि CH3 के लिए बात करें तो सबसे ज्यादा तो वो भी सेकेंडरी ही होता है, उसके बाद वहाँ सेकेंडरी ना होकर के प्राइमरी होता है ये NH2, देन यहाँ पर क्या होता है, टर्सरी होता है, क्या होता है यहाँ पर, टर्सरी होता है, ये टर्सरी, ठीक है, ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी, ठीक है। यहाँ पर फिर आता है टर्सरी, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ CH3 होल थ्राइस एंड एन, देन आता है हमारा अमोनिया, ठीक है। तो इस तरह से है, तो आंसर तो इसका है एन एथिल, एन एथिल एथेन एमीन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। बाकी मैंने और भी बताए हैं ऑर्डर, ये ऑर्डर आपको ध्यान रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हीं से ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, क्योंकि जो ये CH3 होता है या फिर जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, वो सब क्या करते हैं, बेसिसिटी को इंक्रीज करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डेविएशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस, निम्नांकित में से कौन सा एमीन ग्रेविल संश्लेषण द्वारा नहीं बनाया जा सकता। तो इसका देखिए जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर एन मिथाइल बेंजीन एमीन हो जाता है, एन मिथाइल बेंजीन एमीन। देखिए जो ग्रेविल संश्लेषण है या ग्रेविल सिंथेसिस है, इससे जो एरिल एमीन है वो नहीं बनाया जा सकते, एरिल एमीन जो है वो यहाँ नहीं बना सकते, हम प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, प्राइमरी एमीन इससे बना सकते हैं, क्योंकि जो ग्रेबिल थैलिमाइड होता है वहां पर जब रिएक्शन होती है तो वहां पर रिएक्शन कराई जाती है एल्किल हैलाइड की, एरिल हैलाइड की नहीं कराई जाती, इसकी एरिल हैलाइड की नहीं कराई जाती, वो करा भी नहीं सकते हम, इसीलिए क्या बनाता है, ओनली प्राइमरी एमीन बनते हैं। ये यहाँ पर आपको बेंजीन दिख रहा है तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज व्हेन रिड्यूस विद HI एंड फास्फोलिपिड में गिव्स क्या देता है, HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड है, के द्वारा अपचयन है, याद रखना, अपचयन करने पर ग्लूकोज निर्मित कर, ग्लूकोज क्या निर्मित करता है, तो ग्लूकोज क्या करता है, एन हेक्सेन बना देता है, क्या बना देता है, एन हेक्सेन, क्योंकि 6 कार्बन होते हैं, C6H12O6 जो होता है ना, वो चेंज हो जाता है पूरा, यहाँ पर से ऑक्सीजन गायब हो जाते हैं, उससे और हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और एनेक्सेन बन जाता है, ठीक है। ये क्या शो करता है, शो करता है कि इसमें 6 कार्बन है और सभी एक सीधी रेखा में, ये लाइन में अरेंज है, ठीक है। तो ये सभी थे हमारे MCQ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, जो हमने बात की, काफी अच्छे से बात की, सभी पर डिस्कस भी किया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर वेरी शॉर्ट टाइप के जो क्वेश्चन है उनके ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको डिफाइन मोलैलिटी, मोलैलिटी के बारे में आपको बताना है, मोलरता के बारे में आपको बताना है, मोलरता को परिभाषित करना है ना। तो अगर हिंदी में बात करें तो मोलरता क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या है, क्या है, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या ही क्या है, मोलरता है। या अगर हम इंग्लिश में बात करें तो टोटल मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, टोटल moles of solute contained in a 1 kilogram of a solvent, ठीक है, ये इसके लिए डेफिनेशन हो जाती है, इजी है। उसके बाद बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन गिवन प्रोफाइल।
आपको एक प्रोफाइल दी हुई है जहाँ आपको ये शो किया गया है कि ये कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, इनिशियल कंसंट्रेशन है और ये हाफ एज है ना? यानी कि ये इसका रिलेशन दिया हुआ है T/2। तो इसका देखिए इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए आपको एक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, जो होता है 0.693, ठीक है? ये के होता है, लेकिन अब कंडीशन ये है कि ये किसके लिए होता है? ये ऑर्डर के बारे में पूछ रहा है कि आपको ऑर्डर यानी कि कोटि बतानी है। तो ये जो है, ये फॉर्मूला आपको बताता है, ये जो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर जो रिएक्शंस होती है उनके बारे में बताता है, ठीक है? तो वहाँ पर ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर, इसीलिए यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही, कोई चेंज नहीं हो रहा है कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर, वो जैसा है वैसा ही, ठीक है? तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कहा गया है कि एफ ब्लॉक में कौन से तत्वों की श्रेणी उपस्थित है, या विच टू सीरीज ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन एफ ब्लॉक। कौन से जो टू सीरीज है, याद रखना टू, तो कौन कौन सी है? एक तो लेंथेनॉइड है और एक्टेनॉइड है। क्या है? लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड, ठीक है? ये दो सीरीज है, ठीक है? ये इजी सा क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक का है। उसके बाद बात करें, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स आपको दो कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से ये आइसोमेरिज्म शो करी हुई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है। यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करती है, ठीक है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करती है, मतलब उप सह संयोजन समा अवयवता, समा अवयवता, ये इसी को शो कर रही है, ठीक है? तो ये समावयवता आपके बात पता होगा, आपने पढ़ा होगा इजीली, तो ये इसका आंसर हो जाता है। फिर देखिए, राइट द नेम ऑफ द रिएक्शन इन with alkyl iodide are prepared by the reaction of alkyl chloride bromide with sodium iodide in triacetone, ठीक है? अगर रिएक्शन विद alkyl iodide आपको बताना है ना? और आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल क्लोराइड और ब्रोमाइड। तो ये फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है, क्या है ये? फिंकेल्स्टाइन रिएक्शन है, ठीक है? ये फ्रिंकेल्स्टाइन जो रिएक्शन है वो इसका नाम है। अगर फ्लोराइड बना होता था तो वो स्वार्ट रिएक्शन होती है। वो कौन सी रिएक्शन होती है? वो स्वार्ट रिएक्शन होती है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर, which test is performed to distinguish between primary, secondary and tertiary alcohol। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं? तो लुकास रिएजेंट का यूज करते हैं, या लुकास परीक्षण भी कह सकते हैं, लुकास टेस्ट या लुकास रिएजेंट, जिसमें ZnCl2 लेते हैं और कंसंट्रेटेड HCl लेते हैं, ठीक है? इन दोनों का जो मिक्सचर है वही लुकास रिएजेंट होता है। तो लुकास टेस्ट इसका हम आंसर बताते हैं, यही इसका आंसर है। उसके बाद बात करते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। एनिलीन की जब हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? मतलब ये है एनिलीन, ठीक है? यहाँ NH2 है और हमने इसकी रिएक्शन कराई है ब्रोमीन वाटर से, ठीक है? तो रिएक्शन करने पर क्या होगा? यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाती है, क्या हो जाती है? यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाती है, और ब्रोमीन यहाँ पर देखिए इधर भी ब्रोमीन आ जाती है, यहाँ भी ब्रोमीन आ जाती है और यहाँ भी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑर्थो एंड पैरा ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन जाता है, ठीक है? तो ये एक क्वेश्चन था, इसका आंसर हुआ। अब बात करते हैं हमारे इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, विच हार्मोन मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। कौन सा हार्मोन है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर हम जानते हैं इंसुलिन जो है क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज की जो लेवल है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ये उसको डिक्रीज करता है। तो इस तरह से क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज मेलाइटिस क्या हो जाता है? डिजीज हो जाता है। तो ये थे हमारे MCQ क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन और है,
देखिए क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर। अगर हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं किसकी, ग्लूकोज की, तो क्या होता है यहाँ पर देखिए ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। क्या बनता है, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। अगर देखिए रिएक्शन की बात करें तो इस तरह से CHO, यहाँ पर CHOH एंड देन CHOH, फिर CHOH, CHOH 1 2 3 4 5 एंड CH2OH, ये होता है ग्लूकोज। जब इसकी रिएक्शन हम ब्रोमीन वाटर से कराते हैं, ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर COOH बन जाता है। बाकी चीजें सेम रहती हैं। यहाँ पर OH लेफ्ट साइड में है, यहाँ CHOH एंड CHOH एंड CH2OH, ठीक है। तो ये क्या है, ये ग्लूकोनिक एसिड है। क्या है ये, ग्लूकोनिक एसिड, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो ये थे आपके MCQ और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर जो हमने डिस्कस किए। बाकी ये है आपका पूरा मॉडल पेपर, एक बार देख लीजिए सभी क्वेश्चंस को। काफी अच्छे क्वेश्चंस है और इजी इजी क्वेश्चंस है। पर आपका जो एनुअल रहने वाला है एग्जाम, वो इसी के बेसिस पर रहने वाला है। तो देख लीजिए किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये आपको ईंधन सेल की रिएक्शन आपसे पूछी गई है, राइट फ्यूल सेल, ठीक है। और ये आपको यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा है, सभी का बता दोगे आप। अभी मैंने बताया था फॉर्मूला, उससे आप बता सकते हो। बाकी यहाँ पर हमको जिंक, कैडमियम और Hg के बारे में बता रहे हैं कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहा। तो मैंने बताया था कि इनमें ट्रांजिशन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती है। आपको इनका जो IUPAC नेम लिखने, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कर सकते हो। ये RMGX की रिएक्शंस है, ठीक है। ये हाफ मोन ब्रोमाइड रिएक्शन है और ये आपको दिया गया है NO2 के साथ रिएक्शन है एक। उसके बाद बात करते हैं, ये कुछ रिएक्शंस है। एथेनेमाइड को आपको एथेनिक एसिड में चेंज करना है, साइक्लोहेक्सेनोल को साइक्लोहेक्सेनोन में चेंज करना है, बेंजीन को एसिटोफिनोन में चेंज करना है। फिर यहाँ पर IUPAC नाम आपसे पूछे गए, फिनोल यहाँ पर दिया हुआ है और ये एसिटोफिनोन कह सकते हैं इसको, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि एसिडोफिनोन नहीं, डाइफिनोन कह सकते हैं। उसके बाद ये एक एमाइड है, उसके बारे में, ये भी एमाइड है, ब्रोमोमाइड है, ब्रोमो एनिलीन भी कह सकते हैं इसको। बाकी आवश्यक अनावश्यक अमीनो अम्ल आपसे पूछे गए हैं जो कि बायोमोलिकुल चैप्टर से हैं। उसके बाद ये हैं आपके लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन। देखिए इसमें इस तरह से आपको ये सॉल्यूशन चैप्टर से पूछा गया है। ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है, EMF आपको पता करना है। फिर एक रिएक्शन आपको दी हुई है, प्रथम कोटि रिएक्शन और द्वितीय कोटि में आपको ये बताना है कि सांद्रता इंक्रीज करने पर क्या होता है। ये VBT के आधार पर आपको इसकी ज्योमेट्री एंड जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो बतानी है। ये आपको स्ट्रक्चर बनानी है कि एथॉक्सी प्रोपेन, व्हाट इज टोल्यूडीन क्या है, इथाइलिन में टोल्यूडीन क्या, आपको स्ट्रक्चर बता सकता हूँ। देखिए टोल्यूडीन क्या है, तो ये टोल्यूडीन है। शायद आपको डिस्टर्ब मतलब थोड़ा नहीं पता हो तो इस तरह से ये टोल्यूडीन होती है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से क्रीसोल भी इजी ही है, बाकी बेसिक है ना। ये OH है, यहाँ CH3 ऐड है, ठीक है। ऑर्थो कहा है तो ऑर्थो पर है, सेम चीज है, ठीक है। उसके बाद बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ रिएक्शंस हैं। कैनिजारो रिएक्शन फेमस रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है, राइमटिमान है और एल्डोल संघनन। ये दोनों कैनिजारो और एल्डोल संघनन की बात करें, ये दोनों ही एल्डिहाइड और कीटोन से रिलेटेड रिएक्शंस हैं। तो ये था आपका जो मॉडल पेपर था, इसका हमने कंप्लीट सॉल्यूशन किया, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पूरे कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि हम नई नई वीडियोस यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। आपके लिए पूरी तरह से रेडी है। जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हैं उस तरह से हम भी चाहते हैं आपके मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में आए। और वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए
भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप को वहाँ पर डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए और आपको जो पीडीएफ्स हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स आपको वहाँ मिल जाएँगे। तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए